नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आज यानी 13 जनवरी से महाकुंभ 2025 का आगाज हो गया है। पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर प्रयागराज में महाकुंभ की आज से शुरुआत हो चुकी है और आज से ही जो श्रद्धालु है वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज त्रिवेणी में संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं के मन में उत्साह देखने को मिल रहा है। 13 जनवरी से शुरू होकर महाकुंभ का पावन पर्व 26 फरवरी तक चलेगा। माना जा रहा है कि यहाँ महाकुंभ 144 सालों के बाद आया है और इसलिए इसे बेहद खास बनाया जा रहा है। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान, शाही स्नान जिसे कहा करते थे, 14 जनवरी को किया जाएगा। संगम नोज समेत करीब 12 किलोमीटर एरिया में स्नान घाट बनाया गया है और संगम पर एंट्री के सभी रास्तों में भक्तों की भीड़ है। महाकुंभ में वाहनों की एंट्री पर भी पाबंदी है। इसके चलते श्रद्धालु 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंच रहे हैं। 60,000 जवान सुरक्षा और व्यवस्था को संभालने में लगाए गए हैं। पुलिसकर्मी स्पीकर से लाखों की संख्या में आए भीड़ को मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह कमांडो और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात किए गए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, आज से महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। कैसी तस्वीर, बेहद भव्यता के साथ इसकी शुरुआत हुई है। बिल्कुल श्रुति, निश्चित तौर पर अगर आप बात करें तो 2 दिनों से जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में संगम आना शुरू हो चुके हैं। आज चूंकि स्नान पर्व है इसलिए आज बड़ी संख्या में स्नानार्थी जो है अलग अलग घाटों पर देखे जा सकते हैं। रात से ही ये जो जनसैलाब है वो उमड़ना शुरू हो चुका है। लगातार पूरे दिन ये सिलसिला देखने को मिलेगा। हालांकि मुख्य जो स्नान है वो कल है, जिसमें जो अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं जिसे शाही स्नान कहा जाता है, वो होगा और उसके लिए भी तैयारियां पूरी हो गई। लेकिन आज भी चूंकि स्नान है इसलिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ गए। हालांकि अब जब से ये महाकुंभ का पूरा नगर बस चुका है, स्नानार्थी लगातार यहाँ आ चुके हैं। रविवार की अगर आप बात करें तो 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने, ऐसा प्रशासनिक अनुमान है, कि स्नान किया था। और आज उम्मीद की जा रही है, चूंकि आज पहला स्नान पर्व है, कि करीब 1 करोड़ के आसपास स्नानार्थी पूरे दिनों में स्नान करेंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। घना कोहरा है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन आस्था का जो सैलाब है वो लगातार संगम की तरफ उमड़ रहा है। माँ गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ रहा है। प्रशासनिक तैयारियां है, पूरे चप्पे चप्पे पर पुलिस की एक तरह से मौजूदगी है, उनकी देख रेख में लोग गुजर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। व्हीकल्स बिल्कुल प्रतिबंधित है, लोगों को काफी दूर तक पैदल चलना पड़ता है। तो इस तरह की तमाम दिक्कतों के बाद भी जो आस्था है वो कहीं ना कहीं हावी है और श्रद्धालु चाहे जिस उम्र के हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, वो लगातार संगम की तरफ पहुंच रही हैं माँ गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए, उनमें डुबकी लगाने के लिए। और ये सिलसिला आज से एक तरह से कह सकते हैं विधिवत शुरू हो चुका है, जो 26 फरवरी तक चलेगा। हालांकि जो 3 शाही स्नान है, जो मकर संक्रांति यानी कल और उसके बाद मौनी अमावस्या 29 तारीख को और बसंत पंचमी 3 फरवरी को, इस अखाड़े की सबसे ज्यादा महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये अखाड़े जो नागा साधु हैं और अखाड़े हैं वो इसमें स्नान करते हैं। उनके स्नान को भी देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। तो ये तमाम चीजें आप कुंभ क्षेत्र में देखने को शुरू हो चुकी है और आज इसकी शुरुआत हो रही है। घाटों पर लगातार भीड़ पहुंच रही है। समय समय पर जो श्रद्धालु है आगे बढ़ रहे हैं, जो स्नान कर रहे हैं, बिल्कुल भारी संख्या में शोएब लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। लेकिन ऐसे में जो क्राउड है उसको मैनेज करने के लिए पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी की है? क्राउड मैनेजमेंट इस पूरे दौरान बेहद अहम रोल में नजर आएगा। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 40 से 45 करोड़ लोग इस बीच प्रयागराज आएंगे, जिसमें सबका केंद्र बिंदु होगा महाकुंभ एरिया, जो एक पूरा नगर बसा है। इसको लेकर के अलग अलग जगह पर चेकिंग पॉइंट है, बैरिकेड है। इस रुकने के लिए जो व्हीकल स्टैंड बनाए गए, खासतौर से जो 4 पहिया और 2 पहिया वाहन है
वो मेला क्षेत्र में चलने पर पूरी तरीके से रोक है। विशेष परिस्थिति में ही चलने की अनुमति है। पैदल ही लोगों को चलना है और इसके लिए अलग अलग रूट निर्धारित हैं, किस रूट से आना है, किस रूट से वापस जाना है। जो जिस एरिया की तरफ से आ रहा है, कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से, तो इसको उसी के आसपास, क्योंकि 12 किलोमीटर में घाटों का जो निर्माण है वो कराया गया है। अलग अलग एरिया में घाट बने हुए हैं, तो ऐसे में जिस एरिया के श्रद्धालु आ रहे हैं उनको उसी एरिया में घाटों पर स्नान करा के उनको वहां से वापस किया जा रहा है, ताकि संगम में भीड़ का दबाव न बने। इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। रूट डाइवर्जन के साथ ही सिंगल वे रूट बनाई गई है। जाने का अलग मार्ग है, आने का अलग मार्ग है। तो इस तरह की व्यवस्थाओं के बीच लोगों को वहां से मेले में प्रवेश दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि कोशिशें हैं, हालांकि जिस तरह से जिस बड़ी संख्या में एक मुश्किल टास्क है, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि आस्था का मामला है, इसमें ऐसे में बहुत ज्यादा पुलिस के लिए मशक्कत, लोग अपने मकसद है माँ गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए वो सीधे और रूट में जाते हैं और वहां पर अपना स्नान करके वापस आते हैं। तो ये जरूर है कि भीड़ बहुत ज्यादा श्रद्धालु की पहुंचती है, लेकिन उसके मैनेजमेंट में तो नहीं, ये भी सही है कि लोगों का बिल्कुल महाकुंभ का शाही आगाज हो गया है शोएब, और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं और बेहद भव्य ये पर्व होने वाला है। और आज पौष पूर्णिमा है, जिसके शुभ अवसर पर लोग जो श्रद्धालु हैं आस्था की डुबकी लगाएंगे। 60,000 से जवान जो है वहां पर तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो और सभी जो क्राउड है उसे संभाल लिया जाए। सवाल यही है शोएब, क्योंकि ठंड का मौसम भी है और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, ऐसे में उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्योंकि सभी स्नान करेंगे, उसके बाद क्या कुछ व्यवस्थाएं, अलाव की किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है? रैन बसेरे कितने बनाए गए हैं? देखिए, ये एक सत्यता है कि जिस संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं उस संख्या में इस तरह की व्यवस्था करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। इसलिए ये कह पाना, हाँ ये जरूर है कि रैन बसेरा हो, अलाव की व्यवस्था हो, वो की जाती है। खासतौर से जो अखाड़े हैं, जो कैंप है, वहाँ पर व्यवस्था, क्योंकि ये पूरा तंबू का शहर बसता है, पूरा नगर बसता है, तो वहाँ पे जो ठहरने की व्यवस्था, उस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ होती है। लेकिन ये अक्सर देखा गया कि जो श्रद्धालु आते हैं उनको इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। उनका मकसद होता है, ज्यादातर लोग प्लान करके आते हैं कि उन्हें बस माँ गंगा से आशीर्वाद लेना है, डुबकी लगाना है, उसके बाद वापस अपने मार्ग पर वापस आकर के वो अपने गंतव्य की तरफ चले जाते हैं। तो ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि श्रद्धालु को इससे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन इतना जरूर है कि जो पूरा तंबू का शहर बसता है, किसी न किसी जगह पर रहने की व्यवस्था, या अखाड़ों से जुड़े जो श्रद्धालु होते हैं वो अपने अखाड़ों में जो साधु संतों से उनके सानिध्य में जाते हैं, वहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं तो वो वहाँ पर रुक सके। तो ये सारी व्यवस्थाओं के बीच ये सारे आयोजन होते हैं और उसको लेकर के लोग उसका इस तरह से पूरा मजा भी लेते हैं, उन्हें पूरा अपना मौका भी मिलता है। और क्योंकि यहाँ पर तमाम जो धार्मिक स्थल है, लोग वहाँ पर स्नान करने के बाद, जैसे बेटे हनुमान जी हैं, यहाँ ललिता देवी का मंदिर है, कई ऐसे मंदिर हैं जिसके जो ऐतिहासिक है, तो लोग अपना समय उन दर्शन पूजन, क्योंकि एक मात्र मकसद होता है श्रद्धालुओं का भक्ति भाव में डूबना, भक्ति मय होकर के यहाँ आना। ये भक्ति भाव का ये मंजर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि लोग भूल बैठे हैं कि तापमान में भी गिरावट है, ठंड का ये मौसम है, लोग पहुंच रहे हैं श्रद्धालु और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो महाकुंभ का शाही आगाज हो चुका है। मैं बचपन में जब कुंभ में आता रहा हूँ, बाबा के साथ, चाचा के साथ, पिताजी के साथ, तो एक चौपाई गूंजा करती थी, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आओ सब कोई,
उसी प्रेरणा से इसको पहन के चल रहा हूँ और सड़क सुरक्षा अभियान में लगा हूँ कि ताकि जो है सड़क पर सावधानी से गाड़ी चलावें और गंगा मैया इसी तरह स्वच्छ रहें, लोग स्नान करें। एक छंद सुना देता हूँ कि गंगा माई कह रही मुझको बचाओ आज, कैसे मैं बचूंगी अब सोचो पल पल में, मल मूत्र कचरे को मुझू में मिलाओ मत, तभी जाके बचूंगी मैं आने वाले कल में, मेरा जल साफ कर सभी लोग मिलकर, नहीं तो फंसेंगे लोग मेरे दल दल में। राजा भागीरथ जब मुझे लेके आए तब तर गए पुरु के सम। आज शाही स्नान तो सही जो है वो होगा कल 14 तारीख को, कल होगा। आज तो हाँ, आज तो शुरुआत आज हुई है, तो शाही स्नान होगा कल होगा। कुछ इधर करेंगे, कुछ आगे उधर करेंगे। व्यवस्थाएं कैसी हैं यहाँ पे? व्यवस्थाएं तो इधर बहुत अच्छी है, हर एक चीज़ की है, रहने के लिए भी किया हुआ है, खाने के लिए, घूमने के लिए, सब कुछ अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं, रास्ते भी। ये ठंड भी काफी पड़ रही है, दिक्कत हो रही है? अभी इस बार तो ठंड तो है ही नहीं है, अभी ठंड तो है ही नहीं है। जहाँ पर जितनी होनी चाहिए इतनी ठंड नहीं है, नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर रेतली जगह है, रेतली जगह के ऊपर ठंड ज़्यादा होती है, तो ठंड तो है ही नहीं है। नहीं तो ऐसे नहीं घूम सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो रेत है सिर्फ पानी है, रेत का पानी, रेत में से ही पानी आता है, तो यही यहाँ। माघ मकर गति जब रवि होई, तीर्थपति ही जाए सब कोई। ये तीर्थराज प्रयाग हैं। त्रैलोके चतुर्दश भुवने एको विंशति ब्रह्मांड वहा। 3 लोक 14 भुवन 21 ब्रह्मांड में यह पृथ्वी न्यारी है। यहाँ पर मनुष्यों का साम्राज्य है। यहाँ पर 3 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, सात्विकी, राजसी, चैव तामसी। सात्विकी और राजसी और तामसी, यह सात्विकी पुरुषों के कर्म को कथा इतिहास कथा कहते हैं। यह सात्विकी पुरुष तीर्थराज प्रयाग में माघ मकर में आते हैं। सात्विक में 3 आते हैं, एक महात्मा लोग, एक पंडित लोग और एक भक्त लोग। जो कर्मकांड करते हैं उन्हें पंडित कहते हैं, जो त्याग वैराग में है वह महात्मा है, और जो दोनों को सम्मिलित मिला करके चलते हैं उन्हें भक्त कहते हैं। ये जैसे तीनों समुदाय यहाँ आते हैं। यह तीर्थराज प्रयाग जो त्रिवेणी संगम है, अष्टचक्राकार है। जैसे अष्टदल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ऐसे यहाँ अष्टचक्राकार पूरे ब्रह्मांड में यह जो स्थान है, यह पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पश्चिमागामिनी गंगा जी बह रही हैं। गंगा जमुना का जो मेन धारा है, पश्चिम गामिनी गंगा परम पवित्र मानी जाती हैं। ललक करके एकदम जैसे किसी प्रियतम से मिलते हैं ऐसे मिलते हैं, ऐसा स्थान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। इसलिए यह तीर्थों का राजा माना जाता है। ऐसी व्यवस्था ही कहीं नहीं है। इतना जगह जितना है यहाँ पे, उतना जगह भी कहीं नहीं है। यद्यप सत्य है कि अवध धाम धामाधिपति को अवतार, अवध अयोध्या धामों को पति है, लेकिन अयोध्या में भी उतनी जगह नहीं जितना तीर्थराज प्रयाग में जगह है, क्योंकि यह राजा है तीर्थों का। यहाँ पर जो कोई भी आते हैं, यहाँ सब भगवान की गंगा जी में स्नान करते हैं। यहाँ प्रधान स्नान गंगा त्रिवेणी का ही माना जाता है, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र माना जाता है। अष्टचक्रा है, अष्टदल कमल पे आप आ गए, ब्रह्मा जी की सृष्टि में आ गए। इतना दुख पाप, मन में अशांति सब शांत हो जाता है यहाँ पर आने पर। यही यहाँ का प्रभाव है। व्यवस्थित ढंग से जो है ये व्यवस्था बनाई है। लाखों करोड़ जो है श्रद्धालु जो आएंगे और गंगा स्नान के लिए जो है, और इस पावन भूमि पर जो है दर्शन देंगे। और आप लोगों का, मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है, बड़ा शिष्टाचार, बड़ा श्रद्धे, और भी हमारी श्रद्धा और लाखों करोड़ों श्रद्धाओं की श्रद्धा जो होगी। और हमें बड़ा गर्व है हमारी सरकार और हमारी जनता और हमारी मीडिया पर कि हम ऐसी श्रद्धा और ऐसा कठोर परिश्रम जो स्नान करेंगे। हाँ, नहीं, अभी स्नान करेंगे जा करके। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आप मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11:30 पर गगनगीर में सुरंग का उद्घाटन करेंगे।
यह सुरंग गांधरबल जिले को प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सोनमार्ग से जोड़ती है। 6.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग पूरे साल सोनमर्ग तक पहुंच प्रदान करेगी, जो सर्दी के महीनों में सोनमर्ग की गांधरबल शहर से जोड़ने वाली सड़क पर भारी बर्फबारी की वजह से वहां पर वो बंद हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले श्रीनगर और गांधरबल जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सुरक्षा के मद्देनजर गांधरबल जो जिला राजमार्ग को 11 जनवरी से 13 जनवरी तक सार्वजनिक यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। पीएम के दौरे से कुछ दिन पहले ही एसएसजी ने इस इलाके को अपना नियंत्रण में ले लिया था। वहीं गुजरात में बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से पहले जल्द ही 33 जिलों और 17 शहरों के अध्यक्षों का फैसला होना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिनों के लिए गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस बीच अगले 2-3 दिनों में जिला महानगर अध्यक्षों के नामों की घोषणा होगी। नए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का चयन करने के लिए केंद्रीय निरीक्षक भूपेंद्र यादव अगले सप्ताह गांधीनगर जाएंगे। इससे पहले गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह उत्तरायण त्योहारों के दौरान गुजरात के दौरे पर रहेंगे। तो गुजरात के दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दंगल में आज राहुल गांधी की एंट्री हो जाएगी। राहुल गांधी आज सीलमपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल की इस रैली से पहले कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के जरिए चुनावी माहौल बनाने में जुट गई है। मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस दिल्ली चुनाव को लेकर अभियान का आगाज करने जा रही है। आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में रैली के साथ अभियान की शुरुआत करेंगे। उसके बाद प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रैली करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है और एक दूसरे पर ही जमकर निशाना साध रही है। लोकसभा चुनाव में एक दूसरे का साथ देने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब एक दूसरे की विरोधी है। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी की रैली कितनी कारगर साबित हो सकती है और कांग्रेस दिल्ली में जो अपना जनाधार खो चुकी है, क्या वो वापस जुटाने में राहुल गांधी मदद कर पाते हैं या फिर नहीं। तो राहुल गांधी आज चुनावी जनसभा करेंगे। चुनावी मैदान में उतरेंगे कई दिग्गज। कांग्रेस की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से एक दूसरे की धुर विरोधी बन चुकी है। इस चुनाव में जो लोकसभा चुनाव में एक साथ थे, आज दोनों ही अलग अलग नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के लिए माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। चुनावी हुंकार भरेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। ऐसे में कई सालों से सत्ता से दूर हो चुकी कांग्रेस क्या दिल्ली में वापसी कर पाती है? क्या राहुल गांधी कि ये जनसभा कांग्रेस पार्टी को जीत दिला पाती है? देखना बेहद अहम होगा। तो 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 8 फरवरी को इसका नतीजा भी आएगा। फैसले का दिन 8 फरवरी, जब जनता ने किसे चुना है, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी। तो इस बार टक्कर का मुकाबला कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। मुख्य मुकाबले की बात करें तो इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर होना है, मुकाबला होना है और ऐसे में तमाम पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में खाद पानी डालती हुई नजर आ रही है, चुनावी हुंकार भर रही है। अब इसका असर क्या होगा? आज राहुल गांधी भी चुनावी माहौल बनाने के लिए पहुंचेंगे दिल्ली और चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वहीं पौड़ी से बड़ी खबर सामने आ रही है। पौड़ी में बड़ा हादसा हो गया है। दुर्घटनाग्रस्त बस में कुल 28 लोग सवार थे। दुर्घटना के बाद 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। एक बार फिर से उत्तराखंड में यह हादसा हुआ है, जहां पर
बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस बस में 28 लोग सवार थे, जिसमें से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पौड़ी की ये घटना जहां पर भीषण हादसा हो गया है, बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस बस में 28 लोग सवार थे। दुर्घटना के बाद 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। बेहद दर्दनाक ये हादसा, बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है जिसमें 28 लोग सवार थे और जिसमें से 5 लोगों की मौत हो गई है मौके पर ही। एक व्यक्ति के उपचार के दौरान ही मौत हो गई है। वहां पर विभाग के तमाम लोग, प्रशासन के लोग वहां मौजूद हैं और लोगों को बचाने का कार्य भी जारी है। मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। अभी तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। तो बेहद दर्दनाक ये हादसा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभय, बेहद भीषण और बेहद दर्दनाक ये हादसा हुआ है, ये हादसा कैसे हुआ, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? कह सकते हैं कि हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, क्योंकि जो घायल है जिसमें से कुछ लोग अभी गंभीर यहाँ पर बताए जा रहे हैं, 10 लोग गंभीर यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जिनका श्रीनगर हायर सेंटर में इस समय इलाज यहाँ पर चल रहा है। और प्रशासन की कोशिश यही है कि घायलों को बेहतर उपचार यहाँ पर दिया जा सके, ताकि उनको बचाने की कोशिश जो चल रही है वो सफल यहाँ पर हो सके। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि जब ये घटना यहाँ पर घटी थी तो पौड़ी से देहल चोरी के लिए बस जा रही थी, जहां पर बीच रास्ते में ही एक दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। और इस दुर्घटना में कह सकते हैं कि जब ये दुर्घटना घटी तो 5 लोगों की मौके पर ही मृत्यु यहाँ पर हो गई थी, जबकि एक जो घायल था जिसको उपचार के लिए अस्पताल ले जा रहे थे वो उसने अपने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। तो कह सकते हैं कि पूरी घटना में 6 लोगों की अब तक मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है। जिस प्रकार से ये घटना वहां पर घटी थी और जो हादसे की तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिसमें बस के पूरी तरीके से परखचे उठ चुके हैं, बस में कोई निशान ऐसा बचा नहीं है या कुछ ऐसी चीजें सुरक्षित नहीं बची पाई। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लोग गंभीर रूप से अभी घायल है उनकी स्थिति भी कितनी चिंताजनक यहाँ पर कही जा सकती है। सरकार की तरफ से कोशिश जरूर यहाँ पे की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से हादसा घटा है ऐसे में सिर्फ चिंता जताना वहाँ पर काफी है। और इस समय पर जो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की टीम है लगातार जो घायल जो मरीज है उनका उपचार करने में वहाँ पर जुटी हुई नजर आ रही है। जी, अभी घटनास्थल पर कौन कौन मौजूद है, प्रशासन के कौन से अधिकारी मौजूद है और कहां पर इन घायलों को रेफर किया गया है? जी बिल्कुल, अभी ये कह सकते हैं कि घटनास्थल की अगर हम बात करें तो घटनास्थल से इस समय सभी जो रेस्क्यू अभियान था उसको वहां से कंप्लीट कर लिया गया। जो घायल अस्पताल थे नहीं, जो जिनको प्राथमिक जो चोटें आई हैं, जो जिनको कम चोटें आई उनको जिला अस्पताल में ही वहां पर भर्ती किया गया, उनका वहां पर उपचार चल रहा है। जो घायल जो ज्यादा गंभीर रूप से जो घायल थे, जिसमें से 10 लोगों की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है कि गंभीर रूप से घायल है, उनको हायर सेंटर श्रीनगर के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां पर श्रीनगर में उनका उपचार यहाँ पर चल रहा है। एसडीआरएफ पुलिस की टीमें जो मौके पर पहुंची थी उनकी तरफ से घायलों को बचाने का काम यहाँ पर किया गया था। और जिस तरीके से घटना घटी है, बस में 28 लोग बताए जा रहे हैं जो पौड़ी से श्रीनगर होते देहल चोरी जाना चाहते थे और उस बस में सवार थे। उसी दौरान ये घटना वहां पर घटी थी और बताया जा रहा है कि सड़क के जिस समय घटना घटी है वो बस का जो नियंत्रण था वो ड्राइवर में नहीं था और यही वजह रही कि घटना यहाँ पर हो गई है। लेकिन अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रशासन इस जांच घटना के कारणों का पता कर रहा है, साथ ही घायलों को बचाने के प्रयास लगातार जारी है। जी, क्या विजिबिलिटी कम होने की वजह से यह हादसा हुआ या फिर बस का जो चालक था, ड्राइवर जो था, क्या वो नींद में था? क्या कुछ वजह बताई जा रही है अभय? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि विजिबिलिटी कम थी, ये भी एक कारण यहाँ पर हो सकता है। लेकिन दूसरा जो पहाड़ी मार्गों पर जो अक्सर दुर्घटना के जो कारण बनते हैं वो तेज रफ्तार और सड़कों का उबड़ खाबड़ होना यहाँ पर होता है। और उसके चलते कह सकते हैं कि जब बस वहां पर मोड़ काट रही थी या बस का जब जो टर्न था उस टर्न को नियंत्रित काटते समय ड्राइवर बस पर नियंत्रण खो बैठा और बस सीधे नीचे खाई में जाकर गिरी। और जिस हादसा जो घटा है ये कह सकते हैं कि उसमें भी कोशिश ये प्रशासन की तरफ से की गई थी कि राहत और जो बचाव काम थे त्वरित गति से वहां पर किए जा सके, ताकि घायलों को बचाने की जो हरसंभव कोशिश है उसको सफल यहाँ पर बनाया जा सके। तो अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि घटना के कारणों को जानने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि किस कारणों से घटना यहाँ पर घटी है
दूसरा जो प्राथमिक जो लोग घायल यहाँ पर हुए उन लोगों को प्राथमिक उपचार के साथ साथ उनको बेहतर सुविधाएं देने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल, अभी तक दुर्घटना में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बहुत शुक्रिया भय, आप निगाह बनाए रखिए इस खबर पर। तो इस पौड़ी में बेहद दर्दनाक ये हादसा हुआ है जिसमें अभी तक 6 लोगों की मौत हो गई है और रेस्क्यू अभियान संपन्न हो चुका है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।